तो चलो अब शुरू करते हैं हम लोग आज की तीसरी क्लास। तो देखो हम लोग अभी तक लास्ट क्लास में जो जो कुछ कवर किए थे उसके नोट्स आप लोग अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि उसमें से अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी या फिर किसी चीज़ में डाउट होगा तो आगे का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। वैसे तो हम लोग अभी तक जो जो कवर किए हैं उसमें सब कुछ तो ठीक ठाक ही है। तो हम लोग अब थोड़ा सा पोर्शन जो बचा हुआ है उस पोर्शन को कवर करेंगे और उसके तुरंत बाद हम लोग जंप करेंगे अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सीबीएसई में उन क्वेश्चंस पे, और जितने तरह के क्वेश्चंस अभी बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन को लिख लिख करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और नोट्स बनवाएंगे जैसे अभी तक चल रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, डाउट पूछ लो। तो चलो इसका डाउट हो गया, अब हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी अच्छा डाउट था इसका कि दोनों फील्ड एक दूसरे की जगह हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो अब देखो हम लोग इसमें एक छोटा सा टॉपिक लेने वाले हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ही ऊपर है। तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो हेडिंग है इसको लिख लेंगे ऐसे, और उसमें हम उसका जो ऐसे पहला पॉइंट लिखेंगे ऐसे ही। इस पहले पॉइंट पे हम ये लिखना चाहते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, ठीक है। तो इस सिस्टम को डाइपोल बोलेंगे। इनका जो बीच का लाइन है वो ये लाइन होगा, ठीक। दूसरा केस हम लेंगे कि मान लो यहाँ पर दूसरा केस ले रहे हैं, मान लो यहाँ पे एक डाइपोल रख रहे हैं, उसको तुम कह दो कि ये प्लस वाला चार्ज है और इसको कह दो ये माइनस वाला चार्ज है। यहाँ पे हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन डॉटेड लाइन से जो तुम दिखा रहे हो ना, इस डॉटेड लाइन को हम लोग एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये इसकी इस एक्सियल लाइन कहते हैं, ठीक है। और अगर इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करते हो ऐसे या ऐसे तो इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन जैसे अर्थ होता है, अर्थ में भी इक्वेटोरियल लाइन होती है ना। तुम लोग जियोग्राफी में तुम लोग को याद है ऐसा कोई लाइन होता है? हाँ, तो इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसा होता है। अब देखो हम लोगों को अभी आगे जा कर के इस चैप्टर में ये प्रूफ करके दिखाना है कि एक्सियल लाइन पर, मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर या फिर इस साइड में यहाँ पर यहाँ पर, इस साइड में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी डिस्टेंस में। जब अगर हम सेंटर से मान लो कोई डिस्टेंस दे दें यहाँ से यहाँ तक, कोई डिस्टेंस डी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक। और या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये हम लोग का मतलब प्रूफ करना होता है। और तुम्हारे सीबीएसई में हर साल पूछता है, इसमें से कोई ना कोई एक पूछ ही देगा। तो हम लोग उसके लिए पहले छोटा सा लिख लेते हैं कि उसका मेन फार्मूला क्या होता है, और उसके बाद हम लोग आगे जा कर के उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको पहले लिख लो, पहले वाले केस में लिख लो कि ये फर्स्ट केस में डायग्राम बना के ऐसे लिख लो, फॉर पॉइंट P at distance r from the center of dipole, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे हम लोग इक्वेटोरियल लाइन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक्सियल लाइन पर ही हैं, और हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि चलो यहाँ पे मेरा सेंटर होगा। तो इस सेंटर के हिसाब से हम लोगों को r डिस्टेंस पर जाना है, और उस r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो मेरा एक चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज यहाँ पर है, तो ये सिस्टम जो हो गया वो डाइपोल का सिस्टम हो गया। अब इसके सेंटर से हम डी डिस्टेंस पे ना जा करके आर डिस्टेंस पर जा रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो डाइपोल का गैप होता है वो गैप बहुत ही कम गैप होता है। मतलब तुम इसमें ये दिखाओगे कि ये जो गैप है हमारा ए, ये ए बहुत ही छोटा होता है आर से।
मतलब हम लोग अच्छा खासा दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, डाइपोल से। तो उसका फार्मूला डायरेक्ट याद रखो, 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। अब इसमें ये जो p है ये तुम्हारा होगा डाइपोल मोमेंट। इसके बारे में हम लोग कल बात किए थे कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो हम लोग डाइपोल मोमेंट p को ऐसे नोट करके ध्यान रखोगे तो ठीक रहेगा कि q इंटू 2a होता है इसका फार्मूला, ठीक है। p को भी साइड साइड में याद रखो। ये तो मतलब किसी भी केस में होगा, ये तो डाइपोल का अपना खुद का फिक्स फार्मूला होता है। अब दूसरा कैटेगरी यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। दूसरे कैटेगरी में हम लोग इसको डाइपोल को ऐसे ही बनाओ एकदम जैसे पहले वाले की तरह था। यहाँ पे प्लस वाला लिख दो, यहाँ पे डॉटेड लाइन करके यहाँ माइनस वाला लिख दो, और उसके बाद यहाँ पर इस एक्सिस पर, यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, मतलब कहीं भी हमको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए इक्वेटोरियल प्लेन का जो डिस्टेंस है वही पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट P मान लेते हैं, इस पॉइंट P पर हम निकालना चाहते हैं। तो अब इस किसी पॉइंट पे जो P माना है, जैसे यहाँ पर हमारा पॉइंट P था इस वाले केस में, वैसे यहाँ पे पॉइंट P माना है, इसका डिस्टेंस भी बताना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r है, ठीक है, तो होगा क्या कि प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देंगे तो इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा, तो फाइनल वाला इधर कहीं आएगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसको हम बोलेंगे, जैसे देखो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ ना, फॉर पॉइंट P एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर देना। वैसे तो दिख ही रहा है कि हम एक्सियल लाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे दिख ही रहा है कि हम इक्वेटोरियल लाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं कि तो यहाँ पे लिख दो ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन पे फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम डायग्राम में सब कुछ दिखाई दिए तो हेडिंग में लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरे पॉइंट में ये चीज़ कवर करो कि इसका फॉर्मूला बनेगा, इसमें 2 आया है और इसमें 2 नहीं आएगा, बस इतनी सी बात है। P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो कि एक 2 गुना है और एक 2 गुना नहीं है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं है। इसका मतलब अगर हम लोग नोट करें या थर्ड पॉइंट में कंपेयर करें तो ये जो E निकाल रहे हैं एक्सियल के लिए, उसमें तुम देखो तो इतना पोर्शन इक्वेटोरियल का ही तो है ना। ये E जो है इसको अगर तुम एक्सियल बोल दो और इसको तुम E को इक्वेटोरियल बोल दो, तो इक्वेटोरियल का पूरा पोर्शन एक्सियल में अवेलेबल है। तो इस 2 को तुम अगर यहाँ पे एज इट इज़ लिख दो, जो पोर्शन बचा वो पोर्शन इक्वेटोरियल का पोर्शन बचा, तो E इक्वेटोरियल बचा, ठीक है। तो ये ट्रिक यहाँ से बनता है कि इक्वेटोरियल का जो भी आंसर होगा, जब उस आंसर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब जब उसको 2 गुना करोगे, तब वो बनेगा E एक्सियल का आंसर, ठीक है। चलो इस पॉइंट को नोट कर लो। सबका हो गया तो हम लोग छोटा सा 2-3 पॉइंट और नोट करेंगे, फिर हम लोग जंप करेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है। अब डाइपोल में ही हम लोग 2 पॉइंट और नोट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देखो यहाँ पर तुम लोग पहले पॉइंट में लिख लिए, दूसरे पॉइंट में लिख लिए, तीसरे पॉइंट में लिख लिए, ठीक। अब यहाँ इसके बाद थोड़ा सा नेचर चेंज होगा इस टॉपिक का। अब हम लोग ये टॉपिक लेने वाले हैं कि पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। और उसको ऐसे समझो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई और पैदा कर रहा है, किसी और चार्ज से पैदा हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो इसमें हम कोई चार्ज रख देते हैं, चलो मान लो कि डाइपोल रख देते हैं, यहाँ पे हम एक पॉजिटिव वाला रख दिए, यहाँ पे नेगेटिव वाला रख दिए। अब इस सिस्टम को हम बोलेंगे डाइपोल रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब क्या होगा ना कि पॉजिटिव वाले पर इधर की तरफ चार्ज लगता है, फोर्स लगता है, और नेगेटिव वाले पर अपोजिट में फोर्स लगता है। पॉजिटिव वाले पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही फोर्स लगता है, क्योंकि उसको उधर ही जाना होता है। हम ट्रिक बताए थे आप लोगों को, पाई PIE, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट और E, इन तीनों का डायरेक्शन सेम होता है।
तो अब पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन ई की तरफ, ई की दिशा में ही है। क्यों? क्योंकि फोर्स उसी दिशा में लगता है, इसलिए वो उधर जाता है। तो इस ट्रिक के हिसाब से अगर तुम देखो तो पॉजिटिव चार्ज पे इधर ही दिशा में फोर्स लगेगा। तो ये हो गया आपका फोर्स एफ। ठीक, तो उससे नहीं मतलब है, मतलब इस बात से है कि अब क्या होगा कि इस चीज़ में एक नेचर डेवलप होगा इस डाइपोल में। वो नेचर कैसा होगा, ये ना इधर घूम जाएगा, ऐसे घूमेगा। ठीक, तो जब ये उधर घूमेगा तो ये कैसे घूम पाया, इसके पास एनर्जी थी तभी तो घूम पाया। अगर एनर्जी नहीं होती तो कैसे घूम पाता। तो अगर इसके पास एनर्जी है तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और उसका कैलकुलेशन करेंगे वो भैया कितनी एनर्जी है उसमें। ठीक है, तो तुम देखो एक चीज़ ध्यान रखना, डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना माइनस से प्लस की तरफ होता है। डाइपोल मोमेंट जो पी होता है उसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि एंगल निकालना होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा पी का डायरेक्शन हो गया माइनस से प्लस की तरफ इन मेरे डायग्राम में। अब कोई टीचर या कोई स्टूडेंट का तुम देख सकती हो तो वो डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, माइनस से प्लस ऐसे रख देंगे ऐसे, तो वो उनका उनका पी इस साइड में हो जाएगा। ठीक है, अब हमको अगर मान लो कि मेरे पहले डायग्राम को लेके चलना है तो इधर ई हो गया। तो अगर हम अब यहाँ पे बोलें कि एंगल कितना है, तो देखो ये जो लाइन है ई वाली, ई की कोई भी लाइन ले लो, तो ये जो एंगल हमको बीच में मिल रहा है ये एंगल थीटा है। ठीक, तो इस एंगल थीटा के हिसाब से तुम्हारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आई, उस पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला बन जाएगा, और वो फार्मूला बनेगा हमारा माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन देखो इसमें हम लोग एक और चीज़ कंसिडर करेंगे कि इसमें ये आएगा माइनस साइन, माइनस पी ई कॉस थीटा। अब पोटेंशियल एनर्जी ये जो हम डायपोल में निकाले हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्यों इतनी आई है और इसका फार्मूला ऐसे क्यों आ रहा है, इसको प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, कई बार तुम लोग एक पैटर्न देखोगे जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी को लोग ऐसे लिख देते हैं पी ई साइन थीटा। इसको भी समझें कि ये चीज़ कब लिखी जाती है, यहाँ पे माइनस साइन नहीं रहता, साइन कर देते हैं। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि जब डाइपोल रोटेट करता है तो उसके लिए जब, क्योंकि देखो जब रोटेशन हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ वर्क डन भी होगा, तो लोग अब वर्क डन का फॉर्मूला निकालते हैं। अब उसके लिए जब डाइपोल रोटेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर क्वेश्चन बनता है, उसको फार्मूला प्रूफ करना पड़ता है। तो उसके लिए जो फार्मूला बनता है उसको वो लोग ऐसे पी लिखते हैं, ई लिखते हैं, ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा करके डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। हम लोग का अब अगला मतलब जो मेजर पॉइंट ये है कि हम लोग अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, जैसा कि हम शुरुआत में बोले थे चैप्टर के, कि हम लोग का जो मेजर पॉइंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे पॉइंट्स को समझना होगा। तो सारे पॉइंट्स कवर हो गए, डाइपोल तक का पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद गॉस लॉ को समझना होगा, तो गॉस लॉ हम लोग का अब मेजर पॉइंट शुरू होगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ तक का पूरा स्टडी हो जाता है, मतलब यहाँ तक का, फिर उसके बाद हमारा गॉस लॉ शुरू होता है। लेकिन गॉस लॉ शुरू करने से पहले जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ तक या बन चुके हैं, 1 नंबर से लेकर के 2 नंबर 5 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, 1 2 3 5 नंबर, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी आप लोग इसका बस ध्यान रखिए कि जब हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे होंगे तो इन चीज़ों को प्रूव करने वाले बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, जो कभी कभी 3 नंबर में आते हैं, कभी कभी 5 नंबर में आते हैं। ठीक है, अगर 5 नंबर में आएगा तो दोनों एक साथ प्रूव करना हो जाएगा। एनीवे, हम ये सब अभी ऑन द वे लेंगे, तो अभी इसका टेंशन आपको नहीं लेना है कि ये कैसे होता है, बस खाली फॉर्मूला नोट करके साइड में रहिए। और हम लोग अभी इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट में ये आता है, सॉरी लेस इंपॉर्टेंट ना लिख करके प्रूविंग लिख दीजिए कि ये प्रूव करना है। तो इसको हम लोग को ध्यान है, चलो ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो चलो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे 1 मार्क का, 1 मार्क MCQ। 1 मार्क MCQ का मतलब है कि आप में एग्जाम में MCQ का क्वेश्चन आएगा, एक नंबर में जो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि जब मतलब तुम लोग जब हम पढ़ा रहे थे कि जब हम लोग रब करते हैं एक तरह के मटेरियल को दूसरे के ऊपर तो उसमें क्या बनता है, ग्लास को सिल के ऊपर रब करेंगे तब क्या बनेगा, वुड को रब करेंगे तब क्या बनेगा, मतलब इस तरह क्वेश्चन किए थे ना। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर ये MCQ सॉल्व होंगे और ये पूछा जा चुका है MCQ। तो हम लोग उसी MCQ को करने जा रहे हैं। तो आप लोग पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। प्लास्टिक रॉड rubbed
with fur and glass rod rubbed with silk. Now option A, repel each other. Option B, mix up with each other. Option C, attract each other. D, none. अब इसका मतलब क्या है देखो, पहले क्वेश्चन नोट करो फिर हम मतलब बताते हैं। तो अब देखो इस क्वेश्चन को तुम लोग ऐसे समझो, सबका हो गया। देखो प्लास्टिक रॉड को रब किया जा रहा है फर के ऊपर। फर एक तरह का कपड़ा होता है, उसमें कई बार उससे ड्रेसेस भी बनते हैं, या फिर किसी जैसे जानवर होता है उसका स्किन जो होता है उसके ऊपर ढेर सारे बाल होते हैं ना, फर जैसे कुछ कुछ कुत्ते होते हैं स्पेशल टाइप के, उनका बहुत 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 फर होता है उनकी बॉडी पर। फर समझ रहे हैं आप लोग ना, तो वो चीज़ फर है। सिल्क आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग केसेस लिए गए हैं। एक प्लास्टिक का रॉड है, इस प्लास्टिक रॉड को ये फर के ऊपर हम लोग रब कर रहे हैं, ये मान लो ऐसे फर है, ठीक। दूसरा केस भी लिया गया है। दूसरे केस में एक ग्लास का रॉड लिया गया है। देखो प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ फर, ये केस 1 हो गया। एंड ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क, अब यहाँ पर एक सिल्क लिया गया है, ठीक है। इस सिल्क के ऊपर ग्लास के रॉड को रब किया जा रहा है। तो जब इसको यहाँ पे रब करते हैं तब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है रब करने की वजह से। तो प्लास्टिक रॉड को जब रब किया जाता है तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाता है। क्यों नेगेटिव हुआ, इस पर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो फर है वहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए रब करने से। लेकिन उल्टा होता है इस वाले सेकंड वाले केस में। ये जो ग्लास का रॉड है ना, उसको रब करोगे सिल्क के ऊपर तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि इट्स वेरी ऑब्वियस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर से उल्टा ट्रांसफ़र हुआ है। अब देखो तुम लोग, अगर हम लोग इन दोनों चीज़ों को पास में रखें, मतलब इस वाले को रब कर दें, इस वाले को रब कर दें, उसके बाद उठा करके दोनों को, मतलब ये वाला यहाँ रखें और ये वाला यहाँ रखें, पास में रखें, तो अब इस पे सारा का सारा नेगेटिव आ गया था और इस वाले पे सारा का सारा पॉजिटिव आ गया था। तो इनके बीच कैसा फोर्स सेटअप होगा? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे या एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे या अट्रैक्ट करेंगे या नन? क्या लग रहा है तुम लोगों को? वेरी गुड। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ये अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन फोर्स सेटअप हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखो कि इस फिनोमेना को टेक्निकली एक नाम दिया गया है, ठीक है। तो अट्रैक्ट करेंगे वो तो क्लियर हो गया। अब सॉल्यूशन में इसका एक नाम भी लिख लो। तुम लोगों का जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में सिर्फ ऐसे टिक कर देना कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो तुम लोग ऐसे इसका सॉल्यूशन लिखना। सॉल्यूशन में लिखो कि सी इज़ करेक्ट बिकॉज। अब बिकॉज के बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उसमें तुम लोग ऐसे लिखोगे कि इस चीज़ को कहते क्या हैं। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा देख पा रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो रब करने से ये चीज़ हो रही है, बॉडी के ऊपर चार्ज आ रहा है, इसको हम लोग कहते क्या हैं। तो अब इसके लिए हम लोग एक वो चीज़ लिखेंगे। तो लेकिन जो चीज़ अभी हम लिखने वाले हैं उससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन में उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये सेम सिमिलर क्वेश्चन है। अब हम पेज चेंज करते हैं। फिलहाल तो ये पता चल गया सी हो गया, और जो हम एक्सप्लेन किए थे उसको भी लिख लेना कि किस ग्लास पे क्या आएगा, किस ग्लास पे क्या आएगा, ठीक है ना। प्लास्टिक वाले ग्लास को जब रब करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और ग्लास वाले रॉड को करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका एक ट्रिक भी है, फ्यूचर में तुम भूलोगे नहीं। प्लास्टिक को हमेशा ये लोग रब करवाते हैं फर के ऊपर, और ग्लास को ये लोग हमेशा रब करवाते हैं सिल्क के ऊपर, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पर जब तुम प्लास्टिक को फर के ऊपर रब करवाओगे तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। देखो फर में तुम ये माइनस लगाते हो, ठीक है, और जब तुम ऐसे जी लिखते हो तो जी में यहाँ पे हल्का सा प्लस बनने का कोशिश होता है, इसलिए ये चीज़ तुमको याद रहेगी। तो ठीक है, यहीं पर इसका हम लोगों को दिख रहा है कि ग्लास का जो रॉड है वो
पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और फर पर जब रब करते हैं प्लास्टिक ग्लास तो वो नेगेटिव हो जाता है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू बॉडीज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। अब देखो ये क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू बॉडीज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। हम लोग दो बॉडीज़ के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। बाय स्टिकिंग, स्टिकिंग मतलब उनको चिपका करके आपस में, फेविकोल से चिपका दो, गोंद से चिपका दो, जैसे मन करे वैसे चिपका दो। फिर दूसरा ऑप्शन रबिंग। फिर तीसरा ऑप्शन है ऑयलिंग, मतलब उनके ऊपर ऑयल लगा दो तब वो चार्ज हो जाएंगे। रबिंग मतलब उनको ऐसे फ्रिक्शन करके, जैसे अभी रब कर रहे थे हम लोग ना, प्लास्टिक रॉड को रब किए थे फर के ऊपर, तो रब। तो अब चौथा ऑप्शन देखो, ऑयलिंग का मतलब उनको तेल लगा दो, ऐसे पूरा ऑयलिंग कर दो उनकी। या फिर उनमें से एसी करंट पास करके, पासिंग एसी करंट। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये चार ऑप्शन है, तो रबिंग, वेरी गुड, रबिंग ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका रबिंग को तुम लोग सही टिक कर दो। अब इसमें लिखो, इसका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में लिखो बी ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट। अब हम लोग रबिंग यहाँ पे कर लेते हैं। अब रबिंग को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर रबिंग में ऐसा होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर एक नाम आता है, ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखो द ट्राइबो, ट्राइबो स्पेलिंग देखो, TRIBO, ट्राइबो। द ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is a type of contact electrification on which certain materials become electrically charged after they come into, यहाँ पे लिखना है फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन होता है विथ डिफरेंट मटेरियल, फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट विथ डिफरेंट मटेरियल। जब मटेरियल चेंज करोगे तभी ऐसा होगा, सेम मटेरियल में फ्रिक्शन करोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो तुम यहाँ पे ये समझे कि इस तरह का जो इफेक्ट होता है, मतलब जो पिछले वाले क्वेश्चन में जो दोनों चार्ज हो गए थे वो किस इफेक्ट से वजह से हुए थे? ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से हुए थे। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या किए हैं? हम लोग रबिंग किए हैं। रबिंग मतलब फ्रिक्शन पैदा किए हैं, फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट बनाए हैं। ठीक, चलो अब कॉपी करो बेटे इसको फास्ट। अब चलो अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे। उसके पहले एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, चलो मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो 10 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसके ऊपर कई तरह का फोर्स लग सकता है ना, क्योंकि देखो पहली बात एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लो कि कोई चार्ज है तो वो किसी ना किसी मास के ऊपर ही होगा। मतलब तुम अगर डॉक्टर हो, तुम अगर इंजीनियर हो, तुम अगर कोई साइंटिस्ट हो, IAS हो, कुछ भी हो, नेता हो, प्लेयर हो, क्रिकेटर हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले बात तुम्हारे पास एक ह्यूमन बॉडी होनी चाहिए। एक ह्यूमन बॉडी होगी, सबसे पहले तुम एक ह्यूमन बॉडी हो। ठीक है, उसके बाद ही तुम ये चीज़ें बन सकते हो। इसी तरह से चार्ज पहले कोई ना कोई मास होता है, उसी मास के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है, एक्स्ट्रा या कम या ऐसे, तब जा करके वो चार्ज बनता है ना। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। पहले हम उस क्वेश्चन को, पहले उसको कॉन्सेप्ट को समझो। किसी चार्ज पर कई तरह के फोर्स लग सकते हैं। हो सकता है कि चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हो सकता है उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिज्म की वजह से फोर्स लग रहा हो, या हो सकता है उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी की वजह से, उसकी मास की वजह से उस पर फोर्स लग रहा हो।
ठीक है। तो एक कंडीशन दिया गया है और उस कंडीशन में ये पूछा गया कि वो फोर्स कौन सा है। तो पहले एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो, तीसरा क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रिक चार्जेस अंडर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड, चार ऑप्शंस देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेकेंड ऑप्शन देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथा ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो ये क्या चीज़ है, इसमें तो अब समझ में आ गया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हुआ है अंडर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो मान लो कि ये कोई चार्ज दिया हुआ है, ये है 10 कूलम का चार्ज। अब इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, तो चाहे इसके ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स लगे, चाहे इसके ऊपर रिपल्शन का फोर्स लगे, ये फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो डेफिनेटली वो किसी न किसी दूसरे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज की वजह से लग रहा होगा, राइट। तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग कूलाम फोर्स भी कहते हैं। तो अब सॉल्यूशन लिखो, इसका सॉल्यूशन में लिखो COULOMB, कूलाम फोर्स इसका एक नाम है, और इसका दूसरा तुम बोल सकती हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर तुम लोग इसको यही बोल सकते हो, ये पहला नाम हुआ कूलाम फोर्स, दूसरा नाम हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम लोग कूलाम इंटरैक्शन भी बोलते हैं, और COULOMB, कूलाम इंटरैक्शन। अब इसको हम लोग अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर चार्जेस। और अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर चार्ज, इतने चीज़ों से ये पूछ सकते हैं लोग, ठीक है। इस ऑप्शन में ये और चीज़ें भी आ सकती थी। अब उसका नाम है बेटा, जैसे कि अब जब मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो उसमें लॉरेंट फोर्स आएगा, उसको एक वैज्ञानिक के नाम पे दे दिया गया कि कूलाम बताए थे ना अपना, दो चार्जेस के बीच Q1 Q2 जो फोर्स होता है, उनके बीच जो फोर्स लगता है उसका डिफिनीशन, मतलब उसका जो फोर्स का फार्मूला दिया गया था वो कूलाम ने दिया था। वो फार्मूला था ना तुम्हारा Q1 Q2 बाई 4πε0r²। तो ये दो चार्ज के बीच के फोर्स का फार्मूला था, तो इसीलिए इसको कूलाम के नाम से फेमस कर दिया गया। चलो एक नया क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। देखो क्वेश्चन है LAW लॉ स्टेटिंग दैट, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा डाल देना, फोर्स इज डायरेक्टली proportional to product of charges and inversely proportional to, प्रियांशु कमाई कौन है, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन between them is called, पहला न्यूटन्स लॉ, दूसरा
कूलाम्स लॉ, तीसरा गॉस लॉ, चौथा ओम्स लॉ। अब देखो पहले क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो कौन सा लॉ है जो ये स्टेट करता है, जो ये बताता है, लॉ स्टेटिंग दैट, कौन सा लॉ है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड। वो कौन सा लॉ है? तो हम बताए थे जब ये पढ़ा रहे थे हम कूलाम्स लॉ, ठीक है। इसी हम लोग समझते कि जो फोर्स लगता है दो चार्ज के बीच वो होता है Q1 Q2 का प्रोडक्ट, और वो होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक। अब इसी को हम लोग आपस में कंबाइन कर देते थे तो ये आता था F = Q1 Q2/r², और यहाँ पे एक आता था कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम लोग लिखते थे 1/4πε0, करेक्ट, जिसकी वैल्यू हुआ करती थी 9 × 10⁹, करेक्ट। तो ये है, नो डाउट, ये कूलाम का ही लॉ है। और वैसे भी जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर में न्यूटन लॉ का तो कोई चांस ही नहीं बनता, ओम्स लॉ कोई चांस ही नहीं बनता। अभी आगे गॉस थ्योरम आएगा, उसको भी देखेंगे हम लोग, लेकिन फिर ये गॉस लॉ नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। एक एनसीईआरटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करते हैं। पहले ये कंप्लीट कर लो। चलो आगे क्वेश्चन लेते हैं, और इसमें हम लोग एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखो क्वेश्चन, इन गिवन फिगर कॉमा 2 पॉजिटिव चार्ज Q2 and Q3 fixed along the y-axis, comma, exert a net electric force in the positive direction on a charge Q1 fixed along the x-axis. If a charge Q is added at x, 0, the force on Q1, now see, इतना क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, shall increase along the positive x-axis। दूसरा ऑप्शन है shall decrease along the positive x-axis। तीसरा ऑप्शन है shall point along the negative x-axis। तीसरा ऑप्शन है shall increase but the direction changes because of the intersection of Q with Q2 and Q3। देखो ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनके लिए पहले हमको डायग्राम बनाना होगा। 2 डायग्राम दिया गया है। देखो एक डायग्राम ये है, ठीक, ये पहला डायग्राम है, ए डायग्राम है। इधर तुम्हारा एक्स एक्सिस है। दूसरा डायग्राम भी सेम है, इधर तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये डायग्राम बी है। और ऊपर वर्टिकल में तुम्हारा वाई होता ही है,
अब इस पे हम लोगों को चार्ज रखना है। तो देखो Q2 को यहाँ रखा गया है शुरू से ही, और यहाँ पर Q3 को रखा गया है शुरू से ही, और दोनों का डिस्टेंस इक्वल है ओरिजिन से। यहाँ पर Q1 को रखा गया है। ठीक, ये तुम्हारा शुरुआत का केस था। अब उसके बाद इसमें एक नया फोर्स ऐड हुआ है, सॉरी एक नया चार्ज ऐड हुआ है, मतलब ये डायग्राम जस्ट का तस है। अब इसको केस 2 में इसमें एक नया चार्ज ऐड हुआ है। तो पहले देखो Q1 अपनी जगह था, Q2 अपनी जगह था, Q3 अपनी जगह था। अब इसमें एक नया चार्ज ऐड हो रहा है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x0। तो ये Q चार्ज ऐड हो रहा है। देखो यहाँ पे इफ़ अ चार्ज Q इज़ एडेड, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कहाँ पे इसको रखना है, x0 पे रखना है, -x0 पे नहीं रखना है, इसीलिए हम पॉजिटिव साइड रखे हैं। तो उसके बाद जो Q1 पर जो फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, तो देखो ये चार्ज है। पहले हम लोग अब सारे चार्ज का नेचर समझते हैं, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ समझो, नेट फोर्स Q1 चार्ज पर क्या होगा, Q2 और Q2 और Q3 की वजह से उस पर फोर्स किधर लग रहा है। Q2 और Q3 की वजह से उस पर जो फोर्स लग रहा है वो x एक्सिस पे लग रहा है। देखो इन द गिवन फिगर टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 दोनों ही पॉजिटिव हैं, मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। फिक्स्ड अलॉन्ग द वाई एक्सिस, इनको वाई एक्सिस पे रख दिया गया, फिक्स कर दिया गया। देखो यहाँ पे ये फिक्स हो गए। अब एक्सर्ट, मतलब ये लोग फोर्स लगाते हैं, एक्सर्ट अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑन अ चार्ज Q1। ये भी कहाँ पे फिक्स है, फिक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है कि ऐसा तभी पॉसिबल है Q1 पर एक फोर्स लगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, दोनों की वजह से नेट फोर्स लगना चाहिए। नेट फोर्स बोल रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे क्या ये साफ साफ लिखा हुआ है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स किस पर, Q1 पर, वो लगना चाहिए किधर, एक्स एक्सिस की तरफ लगना चाहिए। लेकिन वो कब पॉसिबल है, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है कि जब Q2 इसको इधर खींचे, Q3 इसको इधर खींचे, तो ये ना इधर जाए ना उधर जाए, दोनों का वेक्टर सम हो जाए और ये चार्ज इधर जाए। ठीक है, अब इसका ये मतलब हुआ कि Q2 Q3 यहाँ पे बोला गया था कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, टू पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों पॉजिटिव हैं। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं और Q1 को खींच रहे हैं, तो Q1 क्या होगा बताओ, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा बेटा। पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेंगे ना, नेगेटिव होगा तभी तो खींच पाएंगे। अट्रैक्शन नेगेटिव पॉजिटिव में होता है ना, समझ रहे हो। तो दिव्यांश, उज्जवल, समझ में आ रहा है, ठीक है। प्रियांशु क्लियर है ये। तो अब देखो Q2 जो है वो Q1 को अपनी साइड खींचेगा, तो इसका मतलब Q1 नेगेटिव है तभी तो वो खींच पाएगा, नहीं तो वो रिपेल करता है ना फिर। और Q3 उसको वो भी खींच रहा है, तभी तो दोनों इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं, इसीलिए एकदम बीचों बीच वाई पर उसका नेट फोर्स लग रहा है, सॉरी एक्स पर नेट फोर्स लग रहा है। अब क्या कह रहा है इसमें कि चलो हम लोग यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चार्ज Q डाल दिए और वो भी चार्ज पॉजिटिव ही डाले, तो अब जब पॉजिटिव चार्ज तो क्या होगा, वो भी खींचना शुरू करेगा, मतलब वो एक्स्ट्रा दम लगाएगा। तो उसके एक्स्ट्रा दम लगाने से क्या होगा कि Q1 पर चार्ज फोर्स बढ़ जाएगा। Q1 पर फोर्स बढ़ेगा, तो अगर Q1 पर फोर्स बढ़ा तो लॉजिक है कि Q1 पर चार्ज क्यों बढ़ा। उसको यहाँ पर इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पूरा पेज भर जाएगा लॉजिक लिखते लिखते। समझ लो, बस इतना समझ लो कि ठीक है, ऑलरेडी इस पर फोर्स इस दिशा में लगी रहा था और Q को तुम इधर ही रख दिए, तो इस पर फोर्स बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो फोर्स है Q1 पर, फोर्स ऑन Q1, यही तो पूछ रहा है, फोर्स ऑन Q1 शैल इंक्रीज, बढ़ जाएगा अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस, बढ़ जाएगा। अगर मान लो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा टेढ़ा कर देते, बस इसको टिक कर दो, लॉजिक तुम ऐसे डायग्राम बना करके लिख लो, ठीक, क्योंकि Q1 की वजह से एडिशनल फोर्स आएगा इन सेम डायरेक्शन। तो इसका एग्जाम ऐसे लिखो एक्सप्लेनेशन, सी Q2 एंड Q3 आर पॉजिटिव एंड दे आर पुलिंग Q1, सॉरी छोटा वाला Q1 means Q1 is negative. Okay, now capital Q is also positive, so it will further pull Q1, so
force on Q1 will increase in same direction. A is correct option. इतना लिख लो। देखो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं था, बस लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती थी तो स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते थे, क्योंकि कैंडिडेट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं। उनको ना नेट फोर्स वाला बात नहीं समझ में आता है कि अच्छा ये नेट फोर्स जो कहा जा रहा है इसका क्या मतलब है। तो अभी हम लोग बाकी भी क्वेश्चन हैं उनको भी करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। हाँ, सेम कहाँ लिखा हुआ है? सेम डायरेक्शन है, DIR⁻N, तो डायरेक्शन हम लिख देते उसको ऐसे। डायरेक्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो अब हम लोग अभी भी 1 नंबर वाले कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। चलो टिक करो स्क्रीन पे, तुम लोग का हो गया तो। सबका हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब एक क्वेश्चन ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, क्वेश्चन लिखो। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी, विसिनिटी मतलब उसके रेंज में, उसके आसपास के जोन में, उसके एरिया में, उसको विसिनिटी बोलते हैं। इन द विसिनिटी ऑफ अ कंडक्टिंग सरफेस, फुल स्टॉप। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स between them। अब देखो कोई कंडक्टिंग सरफेस, यहाँ पे सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ पे कोई कंडक्टिंग सरफेस, ऐसे सरफेस लिख दो, कंडक्टिंग सरफेस हो गया। इसका नाम लिख दो कि ये है हमारा कंडक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पर पास में तुम कोई प्लस चार्ज क्यू रख दो। अब तुमको दिखाना है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे जाएंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो कंडक्टिंग सरफेस में ऐसे जाएगी। इसमें कुछ बच्चे मिस्टेक करेंगे, वो ऐसे ड्रॉ कर देंगे। बेटा ये कभी भी 90 डिग्री पे ही ड्रॉ होगी, जब भी ड्रॉ होगी 90 पे ड्रॉ होगी, ये ऐसे ड्रॉ नहीं होगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जब ये फाइनल ड्रॉ गिरे तो वो 90 पे गिरे, यहाँ भी वो जब ऐसे गिरे तो वो 90 पे गिरे, ठीक। ऐसे ऐसे जाएगा, समझ में आ गया? बस यही है कि इसका गेम बस इतना ही था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स करते हैं ना बच्चे। ये 90 डिग्री होना चाहिए, हर जगह 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और एक बार ये क्वेश्चन IIT JEE में आया हुआ है, उसमें वो लोग क्या किए थे कि ऐसे एक 4 रैंडम डायग्राम्स दिए हुए थे ऐसे ऐसे करके, और बोले थे कि किस डायग्राम में सही इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये IIT में पूछा गया था। तो इसमें वो लोग प्लस प्लस सारे ये प्लस प्लस कर दिए थे। अब उसमें देखो जहाँ भी सरफेस रहेगा वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलना चाहिए, परपेंडिकुलर निकलना चाहिए, ठीक है। रैंडम तो ओवरऑल तो रैंडम दिखेगा, लेकिन सरफेस जहाँ पर वो टच कर रहा है वहाँ पे वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसे दिखा दिए, यहाँ पे ऐसे दिखा दिए तो ये गलत हो गया, यहाँ पे ऐसे दिखा दिए, यहाँ पे ऐसे दिखा दिए तो ये गलत हो गया। इसमें मान लो यहाँ पे ऐसे दिखा दिए, इसमें यहाँ पे ऐसे दिखा दिए, यहाँ पे ऐसे दिखा दिए, यहाँ पे ऐसे, ये भी गलत हो गया। इसमें यहाँ पे ऐसे दिखा दिए, इसे, ये पहला वाला सही हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। क्यों? क्योंकि सरफेस पर जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ होनी चाहिए वो परपेंडिकुलर लाइन ही ड्रॉ होनी चाहिए। और अभी भी जो हम लोग ये क्वेश्चन किए हैं ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, और एक्चुअली ये 3 पेपर में आ गया था। मतलब कई सारे पेपर बनते हैं ना, तो 2017 में ये 1, 2 और 3 तीनों पेपर में आ गया था ये वाला क्वेश्चन। तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लो। चलो अब पहले ये भी समझ लो कि आखिर ये डायग्राम ऐसे बना कैसे, मतलब आखिर ये ऐसा ही क्यों बना। देखो ऐसा इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर जो कंडक्टिंग सरफेस रखा था, अगर उसके चार्ज, उसके पास में कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो तुम लोग एक टॉपिक पढ़े हो इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है
इस ऑब्जेक्ट में जितने नेगेटिव चार्जेस हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे और रिपल्शन की वजह से सारे पॉजिटिव वाले यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पॉजिटिव से तुम यहाँ से ऐसे 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 लाइंस ड्रॉ कर दोगे, ऐसे लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दोगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज में लाइन जाती है ना। तो रीज़न इसका ये मेन चीज़ है कि यहाँ पर ये सारे नेगेटिव यहाँ पे आ गए, तो अब वो इसको अटैक करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आ गया समझ में? उज्जवल, क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलो अब एक और क्वेश्चन लिख लो। उस क्वेश्चन में ये लिखो, अब जैसे तुम लोग देखो पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन निकलती हैं पूरा यहाँ से, आखिर वो लाइन कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, वो कहाँ तक जाएंगी, या वो कहीं घूम जाएंगी, कहीं मुड़ जाएंगी, क्लोज लूप बना लेंगी, उस पर एक क्वेश्चन बना हुआ है कि उनके साथ क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है, वाई डू दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, ठीक है। वो लोग क्लोज लूप फॉर्म क्यों नहीं करते? अब उसका सॉल्यूशन लिखो, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। ये MCQ नहीं है, ये वेरी शॉर्ट आंसर है, 1 मार्क, ये 1 नंबर में पूछा गया था, 1 मार्क में, 1 मार्क में पूछा गया था। वेरी शॉर्ट आंसर में इसका आंसर देना था। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फिर एंड वो कहाँ तक जाती हैं? एक बार वो शुरू हो गई, चलो यहाँ से लाइन शुरू हुई तो वो कहाँ तक जाएगी? तो वो इनफाइनाइट तक जाएगी, एंड एंड एट इन्फिनिटी। तो अब वो यहाँ से शुरू हो रही है, अब इन्फिनिटी तक जाके वो एंड हो रही है, तो फिर वो कहाँ मुड़ेगी? क्लोज लूप बनाएगी नहीं। वो क्लोज लूप का मतलब होता है अब वो यहाँ से आके ऐसे थोड़ी मुड़ जाएगी, वापस इसमें थोड़ी घुस जाएगी, वो इन्फाइनाइट पे गई, इसीलिए वो बना नहीं पाती क्लोज लूप। तो इसमें पूछ रहा है वाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्योंकि वो इन्फाइनाइट पे चली गई तो वो इसीलिए क्लोज। सो अब उसका लिख दो, देयरफॉर दीज लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। कॉपी कर लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक फिगर बना के देते हैं तुम लोगों को। पहले ये क्वेश्चन इतना बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया। तो सबसे पहले इसको 2012 में इंट्रोड्यूस करके पूछा गया था। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तुमको एक यहाँ पर कंडक्टिंग स्फीयर मिल गया, तो उसमें ये जो स्फेरिकल मेटल का शेल है, ये मेटल से बना हुआ शेल है। शेल का मतलब होता है कि हॉलो है अंदर से, ठीक है। अब वहाँ पर हम अंदर में कहीं पे कोई चार्ज रख दो, मान लो यहाँ पे सेंटर है, तो हम यहाँ पे कोई चार्ज रख रहे हैं, यहाँ पे उस चार्ज को हम बोल रहे हैं ये +Q चार्ज है, और उसको हम ऐसे सेट कर रहे हैं कि बिल्कुल जो पूरा रेडियस R है ना, उसका आधा रेडियस इधर बढ़ जाए और आधा रेडियस इधर बढ़ जाए, ठीक, R/2 पे। अब हम लोगों को इसमें ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अंदर में कैसे लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है, अंदर बाहर कैसे लाइन ड्रॉ होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर अभी तुम लोगों को हम ये क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन के बोलें तो तुम लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है कि अंदर में और बाहर में लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी, ठीक है। तो अब देखो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझो कि वो तुमसे पूछा क्या था। पूछा ये है, सीधी सीधी बात है, एक शेल दिया हुआ है, उस शेल में यहाँ पे मान लो चार्ज रखा हुआ है। तो देखो सिंपल सा वो नहीं है जो मूवी का डायलॉग, तो चार्ज को देखो, हमको पता है कि ये चार्ज शेल के अंदर है, चार्ज को पता है कि शेल को पता है कि चार्ज शेल के अंदर है, चार्ज को नहीं पता कि वो शेल के अंदर है। चार्ज को ये दिखेगा कि भाई मेरे इस साइड भी कंडक्टिंग स्फीयर है, मेरे इस साइड भी कंडक्टिंग स्फीयर है। तो चार्ज क्या करेगा कि वो अब जहाँ जहाँ उसको कंडक्टिंग स्फीयर दिखेगा, जैसे अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना जो कि कंडक्टिंग मेटल था, यहाँ पे चार्ज रखे थे, तो यहाँ पे ऐसे 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 चार्ज अपना सारा लाइन भेज दिया था। तो चार्ज कुछ ऐसा करेगा, वो क्या करेगा
कि यहाँ से लाइन उठा करके उसको जहाँ जहाँ भेजना है, पहले तो सबसे सीधे यहाँ भेज देगा, उसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ के यहाँ भेज देगा, थोड़ा सा मोड़ के यहाँ भेज देगा, थोड़ा सा मोड़ के यहाँ भेज देगा, यहाँ सीधे भेज देगा, थोड़ा सा मोड़ के यहाँ भेज देगा, थोड़ा सा मोड़ के यहाँ भेज देगा। उसके चारों तरफ में जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत जैसे जैसे समझ में आएगी वो वहाँ वहाँ पे, बस कंडीशन ये है कि जहाँ भी वो पड़ेगा वहाँ 90 डिग्री पर ही पड़ेगा। ठीक है, ये सब कंडीशन है। ये कंडीशन हर बार लागू होता है, हमेशा लागू होता है। ठीक है, अब देखो ये तो अंदर का हो गया। बाहर में क्या होगा? बाहर में वो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। एग्जैक्ट परपेंडिकुलर मतलब जहाँ से भी लाइन जाएगी, अब तुम यहाँ पे सेपरेट सेपरेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल सेपरेट लाइंस। ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर, ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ हम बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। मतलब तुम लोग अगर ऐसा सोच रहे हो, पहले इसको ड्रॉ कर लो। ड्रॉ हो गया। अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये जो लाइन यहाँ से निकली है वो लाइन ऐसे क्यों नहीं चली गई, तो बेटा हम जो लाइन बनाए हैं वो मेरी लाइन बनाई हुई है। रियल लाइफ में इसमें हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, रियल लाइफ में देखा जाए तो वो साइकोलॉजिकल इशू हो जाएगा अगर तुम सोचते हो कि सर सिर्फ यहाँ पे लाइन है तो ये लाइन बाहर क्यों नहीं निकली। ऐसा नहीं है बेटा, लाइन हर जगह है। अगर हम किसी किसी लाइन को दिखाएं तो वो ऐसा दिखेगा, लेकिन बाहर में जब तुम पहुँचोगे सरफेस पर तो वो हर जगह सेम हो जाएगा। अब देखो एक और चीज़ आता है, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग कर लें। अगर तुम अंदर का लाइन सही बनाए तो तुमको अंदर के लिए हाफ मार्क्स मिलते, बाहर का लाइन सही बनाए तो बाहर के लिए हाफ मार्क्स मिलते। अगर कोई एक लाइन गलत कर दिए तो वो नंबर कट जाते। तो देखो ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये डायग्राम सॉल्यूशन का डायग्राम है। ठीक है, और क्वेश्चन में कैसे लिखा हुआ था उसका सेंटेंस लिख लो। 2012 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, सेंटेंस लिख लो क्वेश्चन का। फिगर शोज अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू located at a distance r/2 from the center of a spherical metal shell, comma, draw the electric field lines फॉर द गिवन सिस्टम। चलो अब तुम लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो, और ये डायग्राम क्वेश्चन के अंदर में है और ये डायग्राम इसका सॉल्यूशन है बस, और ये 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।